साथियों, मैं वैश्विक ऊष्माकरण या मौसम परिवर्तन की चुनौती ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पढ़कर पेश कर रहा हूँ। आवाज़ मेरी आ रही है क्या? सब तक साफ आ रही है? जीवन या मौत की चुनौती। हमारे ग्रह पृथ्वी पर मानव समुदाय सहित समस्त जैव जीवन के सामने उपरोक्त घातक चुनौतियाँ मुँह भाई खड़ी है। मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल द्वारा प्रस्तुत 4 रिपोर्टों तथा वर्ल्ड वाइड फंड एवं विश्व वैज्ञानिकों के अंतर सरकारों के आयोग आदि अन्य सभी की रिपोर्टों में वैश्विक ऊष्माकरण का मूल कारण विश्व की सरकारों की ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी को बताया है और कहा है कि मानव समुदाय या तो इस चुनौती को चकनाचूर करके स्वयं सहित जैव जीवन को बचा लेगा या आधे अधूरे मन से अपने को विभाजित रखते हुए और अधिक गहरे संकट में फंसता चला जाएगा और अन्य जैव जीवन सहित अपने को हमेशा के लिए नष्ट कर लेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 2 नंबर पैराग्राफ है। यह घातक चुनौती केवल 250 वर्ष पहले से ही शुरू हुई है। UNIPCC रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर यह बयान करती है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व जब से पूंजीवाद आया, उससे पहले पृथ्वी ग्रह प्रदूषण विहीन थी। सन 1750 से प्रदूषण की शुरुआत हुई। विशेषज्ञों की रिपोर्ट यह बताती है कि ग्रीन हाउस गैसों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रो ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस के संकेंद्रण में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन को उपयोग में लेना तथा भूमि उपयोग के तरीकों में परिवर्तन करने में निहित है। कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी जीवाश्म ईंधन उपयोग करने से हुई है, तथापि मीथेन एवं नाइट्रो ऑक्साइड का संकेंद्रण कृषि के कारण हुआ है। विशेष तौर पर सन 2005 में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़कर 389 ppm, जिसका अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन हो गया है, जबकि यह सन 1750 में 280 ppm ही था। यह पिछले 6,50,000 सालों में केवल 180 ppm से 300 ppm तक ही पहुंचा था। अतः वर्तमान बढ़ोतरी स्वाभाविक बढ़ोतरी से कहीं अधिक है। इस घातक चुनौती का जन्मदाता कारपोरेट क्षेत्र और इसको हल करने वाला नहीं हो सकता। अभी पिछले 50 सालों में ही वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने यह महसूस करना शुरू किया है कि हमारे पर्यावरण में कुछ खोट हो रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में दूरदर्शी लोगों ने यह जोर देना शुरू किया कि मानव समुदाय को टिकाऊ जीवन, वृद्धि एवं विकास के नज़रिए को अपनाना चाहिए। पिछले 4 दशकों में सन्निकट महाविध्वंस से बचने के लिए कार्यशील रणनीति तय करने हेतु टिकाऊ विकास पर कई उच्च स्तरीय सम्मेलन हुए हैं, परंतु आज तक ये सभी सम्मेलन शून्य ही साबित हुए हैं। सम्मेलन कहाँ हुए उसका विवरण है कि सन 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू करते हुए हेलसिंकी 1989, लंदन में 1992, रियो सम्मेलन 1992, क्योटो सम्मेलन 1997, टिकाऊ विकास पर विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 हुए हैं। 2004 और 2005 में स्टॉकहोम एवं मॉन्ट्रियल में सम्मेलन किए गए तथा 2007 की ताज़ा बर्लिन कॉन्फ्रेंस सहित इन सभी सम्मेलनों में कोई लाभदायक योगदान नहीं किया। स्पष्टता सत्ताधारी कारपोरेट राजनीतिज्ञों एवं व्यापारिक क्षेत्रों द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत रणनीति में ना तो GHGs ग्रीन हाउस गैसों को सीमित या कम किया है और ना ही लोगों को जागरूक किया है और ना ही संगठित किया है। इन सभी उच्च स्तरीय सम्मेलनों में लोगों को सूचना विहीन और असंगठित रखकर अमेरिका में सम्मेलनों में लिए गए बुनियादी निर्णयों को इनकार करके एक मुख्य अपराधी की भूमिका निभाई है तथा इन सभी उच्च स्तरीय सम्मेलनों की जड़ें खोदी है और इन्हें प्रभावहीन बनाया है। इस प्रकार दुनिया भर में लोगों को भ्रमित किया है
तथा मानवीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। उपरोक्त के आधार पर यह नतीजा निकलता है कि सत्ताधारी एवं अगुआ कारपोरेट विचारक, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री एवं सांस्कृतिक विशिष्ट वर्ग में ने पारिस्थितिकी जैविक संकट के जीने मरने वाले सवाल को न तो उचित प्रत्युत्तर दिया है और न ही दे सकते हैं, जो कि वास्तव में इसलिए इस न ही दे सकते हैं, जो कि वास्तव पूर्व में इन्हीं की पर्यावरण विरोधी और मानव विरोधी गतिविधियों से पैदा हुआ है। इसलिए इस ग्रह और वर्तमान जैव जीवन की वस्तुगत अवस्था केवल यह है कि सभी भिन्न भिन्न किस्मों की मानवीय और पर्यावरणीय शक्तियों को आगे आकर एक सर्वमान्य कार्यक्रम के आधार पर अपने आप को एकबंद करना चाहिए तथा हमारे पर्यावरण को बचाने एवं वैश्विक उष्माकरण से मुकाबला करने के लिए एक ही मंच पर लोगों को संगठित करना चाहिए। पर्यावरणीय और मानवीय कार्यक्रम से संबंधित सिद्धांत, हम दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि हमारे ग्रह पर रहने वाले लोग ही एकमात्र शक्ति एवं स्रोत हैं जो हमारी पृथ्वी पर जैव जीवन को बचा सकते हैं तथा हमारे ग्रह पर कोई परिवर्तन ला सकते हैं तथा लोग केवल तभी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं जब उन्हें स्पष्ट यानी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं तर्क संगत कार्यक्रम के आधार पर उचित तौर पर संगठित किया जाए। हमारी नज़र में इस आवश्यकता की पूर्ति करने वाला कार्यक्रम प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के कार्यक्रम में मिल सकता है। संक्षेप में जो निम्न प्रकार है: पहला, समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज लोग एवं प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा कोई भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि कारपोरेट पूंजीवाद यह झूठी धारणा रखता है कि समाज में सबसे मूल्यवान वस्तु केवल पूंजी है। दूसरा, सबसे पहले यह आवश्यक है कि हर समय और हर जगह वहनीय पर्यावरण यानी हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव विविधता आदि के मूलभूत मानवीय लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक थामा जाए। तीसरा, हमारा अगला सिद्धांत यह है कि लोगों का चहुमुखी संवैधानिक सशक्तिकरण किया जाए। एक नंबर, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, पीने का पानी और पौष्टिक भोजन, मकान, वस्त्र तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा आदि के संबंध में प्रत्येक को मूल अधिकार प्रदान करते हुए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। मुट्ठी भर अमीर श्रेणी तथा विशाल बहुमत वाली गरीब श्रेणी के बीच आय भयंकर विभाजन के बीच आर्थिक सामंजस्य लाने के लिए 1:5 आय अंतर के आधार पर निष्पक्ष समानता सुनिश्चित की जाए। 2 नंबर है राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक प्रक्रिया पर लोगों का नेतृत्व होना चाहिए तथा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता या उनके मंचों द्वारा संचालित की जानी चाहिए। चुनाव सभी प्रकार से स्वतंत्र हो, जहां हर एक को चुनाव प्रक्रिया में खड़े होने व वोट देने का अधिकार हो। चुनाव में प्रत्येक व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए राज्य की ओर से धन खर्च करने के नियम को लागू करके भ्रष्ट एवं धन व सत्ता लोभी राजनीतिक दलों के राज्य सत्ता के एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए। विकास के लिए दिए जाने वाला सारा धन चुनी हुई जन विकास समितियों, ग्राम सभा सहित व उसके ऊपर कोई दे के द्वारा खर्च किया जाना चाहिए। प्रत्येक लोकसभा सदस्य को 2 करोड़ रुपए और प्रत्येक विधान सभा सदस्यों को लाखों रुपए अपने अपने क्षेत्र में विकास पर खर्च करने के मौजूदा नियम को रद्द किया जाए। यदि 1/5 मतदाता विधानसभा या लोकसभा सदस्य को वापस बुलाने की लिखित मांग करते हैं तो यह अधिकार देकर लोगों का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों को लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से अपना उम्मीदवार बनाना होगा। लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार वह माना जाएगा जो विधानसभा क्षेत्र में 1000 मतदाता के हस्ताक्षरों तथा लोकसभा क्षेत्र में 5000 मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। सांस्कृतिक सशक्तिकरण जीवन जीने के तरीके यानी जीवन शैली से संबंधित है, जिसमें लोगों के बीच बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्य समाहित होते हैं तथा तर्क संगत मानवीय एवं पर्यावरणीय सोच, व्यवहार एवं संगठन को संवर्धित किया जाता है। चौथा है महिला सशक्तिकरण।
संसद, विधानसभा तथा प्रशासन इसके साथ साथ संगठित होकर उद्योगों की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण किया जाए। धीरे धीरे यह सिद्धांत एक नियम बन जाना चाहिए जो सभी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में लागू हो। 5वां है मजदूर सशक्तिकरण। संगठित क्षेत्र में सभी किस्म के बड़े उद्योग, संस्थाओं, परियोजनाओं एवं फैक्ट्रियों के प्रबंध करने वाले बोर्ड में 1/3 प्रतिनिधित्व मजदूरों को दिया जाए। ये 1/3 प्रतिनिधि मजदूरों के संगठनों के एकल मजदूर फ्रंट द्वारा चुनकर भेजे जाएं। छोटे और मध्य उद्योगों में संबंधित मजदूरों से चुने गए प्रतिनिधियों का मंच प्रत्येक संबंधित प्रबंध मंडल में सलाहकार बोर्ड की हैसियत रखेगा। 6 है असंगठित मजदूरों का सशक्तिकरण। फुटकर क्षेत्र में लघु सत्र के निजी व्यापार में लगे सभी मजदूरों को सभी जगह यानी शहर, कस्बा, ग्रामीण इलाकों में यूनियनों में संगठित किया जाना चाहिए और उन्हें कम ब्याज पर ऋण दिया जाए। मुक्त बाजार की सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुफ्त वाहन यानी ट्रॉलर उपलब्ध करवाए जाएं या बड़े शहरों के बाज़ारों में किराया मुक्त छोटी दुकानें मुहैया करवाई जाए। 7 किसानों का सशक्तिकरण। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त किसानों, चाहे वे धनी किसान हो या भूमिहीन किसान हो, को राज्य की मूल नीति के रूप में सहकारी खेती के आधार पर संगठित किया जाए। ऐसी प्रत्येक सहकारी समिति को अपना बाजार तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी सहायता मुहैया करवाई जाए। जरूरी कृषि निवेश सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए तथा इसकी ऋण व्यवस्था सहकारी ऋण एजेंसियों से ऋण प्राप्त कर निर्मित की जाए। 8 जीवन के हर पहलू में न्याय, समानता और निष्पक्षता के मानवीय मूलभूत लक्ष्यों को संवर्धित किया जाए। 9 दुनिया में विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर, फिलिस्तीन, श्रीलंका आदि में सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। जम्मू कश्मीर के न्यायपूर्ण हल के संबंध में एक संयुक्त भारत पाक सह राज्य को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, विदेश मामले में मुद्रा के मसले सौंप दिए जाएं। अन्य सभी मामलों में जम्मू कश्मीर के विभिन्न नस्लीय, सांस्कृतिक एवं भाषीय क्षेत्रों को उनका अपना शासन यानी पूर्ण स्वराज्य दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का न्यायपूर्ण प्रबंधन पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर, इजराइल, फिलिस्तीन एवं जॉर्डन में भी लागू किया जा सकता है। 10 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्यों के वीटो पावर को समाप्त किया जाए तथा किसी भी मुद्दे का निर्णय करने के लिए केवल बहुमत के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए। 11 यह विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उनके मुक्त बाजार परिप्रेक्ष्य की बजाय प्रकृति मानव केंद्रित परिप्रेक्ष्य के आधार पर पुनर्गठित करने तथा इनके विकास की रणनीति जो पैसे और पैसे वालों के पक्षधर है को प्रकृति मानव केंद्रीय विकास रणनीति बनाने की हिमायत करता है, जिसमें मानवीय और पर्यावरणीय पहलू उच्च प्राथमिकता रखते हैं तथा जिन्हें पर्यावरणीय संवर्धन यानी उचित समानता, उत्पादकता, जनता के नेतृत्व वाला जनवाद और चौतरफा पारदर्शिता के 5 उसूलों की बुनियाद पर पुनर्गठित किया जाता है। 12 यह सभी औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के जनवादीकरण की वकालत करता है, जिसके अनुसार कारपोरेट और राजकीय मोनोपोली नियंत्रण समाप्त करते हुए एवं उन्हें साधारण शेयरधारकों जिसमें 2/3 प्रतिनिधित्व के साथ तथा मजदूरों जिनका 1/3 प्रतिनिधित्व के साथ के द्वारा प्रबंधित किया जाए। 13 वित्त प्रबंध। यह वित्त नियंत्रण के लिए लोकतांत्रिक प्रबंध और नियंत्रण को प्रस्तावित करता है। कारपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कंपनियों पर एकाधिकार कारपोरेट प्रबंधन एवं नियंत्रण का पक्षधर है, जो राजकीय क्षेत्र नौकरशाही प्रबंधन एवं नियंत्रण का समर्थक है, जबकि प्रकृति मानव केंद्रीय विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों पर स्थायी कारपोरेटरों की बजाय 2/3 आम शेयरधारकों से तथा 1/3 सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण का हामी है। प्रमोटर्स शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदी जाने वाली प्रोमोटर्स शेयर को खत्म करके कारपोरेट प्रबंधन की मिल्कियत को समाप्त किया जाए। 14
न्यायशास्त्र को पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने के मूलभूत उसूल पर आधारित किया जाए। उपर्युक्त उसूल की अवहेलना करने पर अपराधी के साथ उसे सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए, जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल मानवीय क्रूरता और मृत्युदंड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दंड के प्रावधान को निर्धारित किया जाए। वैश्विक उष्माकरण या जलवायु परिवर्तन को तात्कालीन जवाब। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारों के पैनल की तीसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकने के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन के केवल 0.12% ही खर्च होता है। बड़ी जलवायु क्षति के खतरे को कम करने के लिए मामूली कीमत है। अब प्रश्न यह उठता है कि जलवायु क्षति की मरम्मत करने के कार्य को कौन संगठित करे। जलवायु संकट को पैदा करने वाला तो कारपोरेट क्षेत्र है तथा अब तक पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में सभी बड़ी शक्तियों यानी उचित उत्तर देने में आज तक असफल रही है। ऐसी परिस्थितियां में यह ज़्यादा उचित रहेगा कि वर्तमान जलवायु क्षति की मरम्मत के काम को सुरक्षा परिषद या G8 ग्रुप को सौंपने की बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा जाए, क्योंकि इन दोनों में तो बड़ी कारपोरेट शक्तियों के निहित स्वार्थ का प्रभुत्व है। महासभा में जहाँ निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, वहाँ महाशक्तियाँ या धनी राष्ट्रों के प्रभुत्व की संभावनाएं कम ही रह जाती है। आणविक शक्तियाँ, एटम बम एवं धनी देशों के लिए तात्कालिक कार्य। पहला तात्कालिक कार्य यह है कि वैश्विक उष्माकरण की जीवन मरण की चुनौती को ध्यान में रखते हुए मानव समुदाय को वर्तमान आणविक शक्ति में यह मांग करनी चाहिए कि वे अपने पास मौजूद सभी आणविक भंडारों को तथा जनसंहार के अन्य खतरनाक हथियारों को तुरंत नष्ट करें और भविष्य में किसी भी जनसंहारक हथियार को नहीं बनाने का वादा करें। आगे वे अपने पिछले सुरक्षा बजट की 50% राशि को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा को सुपुर्द करें। पुनः संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह वादा करना चाहिए कि दुनिया में मौजूद सभी अंतर्देशीय विवादों को 6 महीने के अंदर अंदर हल करेगा। उपरोक्त कार्यों को पूरा करने की पालना में निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा को तुरंत एक शक्ति संपन्न संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास परिषद का गठन करना चाहिए, जो एक तरफ वैश्विक उष्माकरण का मुकाबला करने के लिए तथा पर्यावरणीय संसाधनों को सुरक्षित एवं समर्थित करने और दूसरी तरह मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए वैश्विक उच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकारी के तौर पर कार्य करेगी। यह परिषद को पर्यावरण एवं मानवीय विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत सुधार के लिए कानून बनाना चाहिए। इस परिषद की वित्त पूर्ति वैश्विक टैक्स जैसे विश्व व्यापार एवं टैक्स एवं तेल, कोयला, संचार उपग्रह, वायु यात्रा, अंटार्कटिका खनन, समुद्र तल खनन, समुद्री परिवहन आदि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर टैक्स से हासिल होगी। यह वैश्विक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सदस्य राज्यों के बीच बंटवारे के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा अपनी योजना बनाएगी, जिसमें अति अल्प विकसित देशों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। RP सराफ, संपादक, नेचर में सेंट्रिक व्यू पॉइंट।